मम्मा एक समोसा दादी को भी दे आओ। तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये बुढ़िया के लिए नहीं मैंने बनाए। चुपचाप खा ले वरना मुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मा इस तरह गुस्सा देकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने अपनी पहली संतान बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी, बस अजय का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व 2 रोटी सूखी रिंकू के साथ भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा तुम मेरे लिए तो समोसा लेकर नहीं आई, और ये 2 रोटी कितनी रूखी हैं, खाई नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसा उसके सहेलियों के लिए है, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसा खाए क्या? कैसे बने हैं? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू ने मुख से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकू बेटा, अब समोसा और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ अभी। तो दादी माँ, मैं देखती हूँ अगर मम्मी किचन में नहीं हो तो मैं आपके लिए समोसा लेके आऊंगी। रिंकू बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी हैं। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों से छुपाए अपनी दादी को लेकर देती है। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकू जब ये सब देखती है तो बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चावल खा जाती है। स्वाद में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है। अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं खाऊंगी, जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उसे दिन की तरह दादी को कोई नहीं दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाता कि अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और लेके आऊंगी। कविता टीवी देखते हुए खाना खाया। बुढ़िया ने, हाँ मम्मी खा लिया। मम्मा पापा नहीं अभी तक नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मी आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए एक बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगाई है। अरे, और दादी के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या जरूरत है उस गुड़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की। वो देखो तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकू को गोद में उठाते हुए, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? गुड़िया, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर व तुम्हारी जैसी बड़ी। लाओ मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है, देख लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी है, एक तुम्हारे लिए, एक माँ के लिए। अजय, माँ को यह क्या जरूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ है वह सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है, पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी
अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरा दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी, वो मेरी भी माँ नहीं हो सकती। वह अभागिन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर और एक शब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय, तुम आज इस घर में, मैं या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में। अब आओ रिंकू, चलते हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे, अब इस घर में नहीं। मम्मी, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी तो ठीक है। अब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा, आप मत जाओ प्लीज, मैं किसके साथ सोऊंगी? फिर अपने पापा के पास सोना, मैं जा रही हूँ। अब पापा रोको मम्मा को, नहीं तो वो चली जाएंगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम भी जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये पता चला तो उन्होंने 2 दिन में खाना पीना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे बुरा भला कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह कविता के घर जाने का सबसे बड़ा कारण अपने को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता को फोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीना मरने का वादा किया था। उसे कुछ सोचते हुए अजय अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व अजनबी थे वो, हिरनी सी आंखें व उसका यूं शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में अजय उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया, और कविता भी उसके इस एहसास को देखकर उसे न बोल सकी। कितनी अच्छी थी वह जिंदगी, न कोई गम था, न कोई समस्या, और न ही कोई किसी की दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आजादी पंखी की तरह, जिसकी न कोई राह होती और न ही कोई मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी पहेलियों के वालों द्वारा बिंदी पक्षी की तरह जमीन पर अनार पड़ा हो। पापा पापा, मम्मी का फोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकी फोन के लिए खड़ी थी। अजय ने फोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अजय, मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता, अपने घर देखो, कोई कब से इंतजार कर रहा है। आपकी रिंकी भी, तुम्हारी और हम सब भी, प्लीज लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौटकर नहीं आऊंगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं रिंकू को लेने आ रही हूँ, भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ ले जाओ, मगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। उसकी बेटी है, वह आपके साथ ज्यादा खुश रहेगी। ये कहते कहते अजय का गला रुक गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज्यादा टूट चुका था। वह कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होने नहीं देखना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत के लिए मुंह पर झुल रही है वह बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीद के लिए उसकी बूढ़ी माँ, व दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य, वह उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकी के साथ के लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो वो क्या? न अकेले उसे माँ चाहिए, न ही उसकी पत्नी। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी नहीं था।
पर पता नहीं किसकी नजर लग गई, उसकी हंसी खेलती जिंदगी को नरक से भी बदतर हो गई। अचानक उठा और माँ के कमरे में और बढ़ा। उससे पहले कि वह माँ से कुछ बोलता, माँ बोली, पड़ी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कविता का फोन था। क्या क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने पर, रिंकू को ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ बहुत सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्धा आश्रम जाने की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी माँ कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला लिया कि वह वृद्धा आश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ? तुम अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धा आश्रम कैसे जाओगी और एक अनाथ की जिंदगी जियोगी? ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़ना कर जाओगी? अच्छा होता अगर, मगर मैं अपने खिलाफ जाकर कविता से शादी की होती तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है और आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है, जो वृद्धा आश्रम में ही गुजार लूंगी, पर अभी आपकी पूरी जिंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी जो आपका, और वैसे भी कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी याद आए मेरी तो मिलने चले आना, वहाँ पर सुविधा भी होगी। नर्स, डॉक्टर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कविता को। माँ के बहुत ज्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय को काम चाहते हुए भी अपनी जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ने आया। कविता को जब ये पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय के वो पहली वाली बात नहीं रही थी। अजय अब पहले हमेशा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और ज्यादा समय वह मौन नहीं रहता। कविता जिस खुशी के तलाशा में यहाँ आई थी उसे वह यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ गई थी। अजय हमेशा बहुत सुबह माँ से मिलने आया करता। वह भी जब उस वृद्धाश्रम से गुजरता तो माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने भी अजय के ये बात नहीं की, क्योंकि अजय की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत के सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला उन्हें कैंसर है और ये बीमार लगभग 2 वर्ष पहले थे। जब भी माँ से मिलने आता तो कविता को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उन्हें वहां जाने रोका करती। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ ले जाया करते, जिससे कविता को भी ज्यादा बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहां जाया करता, पर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। अब उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार अजय कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं, और जैसे ही वह अंदर गया तो उसे माँ की कभी नहीं दिखाई दी। जब आसपास पहुंचा तो पता चला कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। दवा नशे इसमें वह अजय को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी जिंदगी में बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, अजय, पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। आज तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहाँ इलाज कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर ये खुश रहे तो शायद कुछ ज्यादा समय निकल सके, वरना अगर मुझे यही चिंता रही तो कुछ नहीं रह पाएगा। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अजय, आप इन्हें अपने पास घर ले जाओ। घर को छोड़कर ही उनकी तबीयत खराब ज्यादा डाउन हो गई। अगर आपके साथ रहेगी तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से
इनकी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेकर अजय घर की ओर चला। जब उसे एक इंसान दिखाई दे था, वो थी कविता। उसे मारना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वो इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। अजय घर पहुंचा तो रिंकी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए, कैसी है मेरी दादी? आती है? हाँ बेटा, आपको बहुत याद करती है और कल हम उसे फिर घर ले आएंगे। सच्ची? क्या पापा? हाँ सच्ची। अजय जब कविता के पास गया तो वो खाना बना रही थी। कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ अजय, आप ठीक हो ना? नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। पता, आज मैं मम्मा से मिलकर उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आए तो उनके बीच बचे दिन आसान हो जाएंगे। कविता, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर आए? उनके पास बहुत कम समय बचा है, बस इस बात मान जाओ कविता, उसके बाद आप जो कहोगी करूंगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज। चलो ठीक है अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इनके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालेगी। बिल्कुल कविता। कविता ने मुख से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, पर खैर जो भी हो अच्छा ही होगा, ये सोचकर गौड़ को धन्यवाद कहा और माँ को ले जाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रिंकू के साथ लेकर माँ को जाने लगा। आज का बहुत खुश था, उसने सब दुख दर्द भूल गया था। वह ये तो भी भूल गया था कि जल्द ही उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर अलविदा कह जाएंगी। रिंकू को साथ लिए उस हॉस्पिटल पर पहुंचे। जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो होश उड़ गए। आंखों में आगे अंधेरा सा छा गया और आंखें भी आंसुओं से समुंदर उमड़ आया। उसकी माँ जब तक उससे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उसे छोड़कर, प्यारी रिंकू छोड़कर। आज कविता की भी समस्या हल हो चुकी थी। अब वह कभी अपना घर छोड़कर नहीं जाए।